ऑलराइट एवरीवन, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस कोर्स का फर्स्ट लेक्चर भी था, उसमें मैंने आपको एंशिएंट ग्रीस के बारे में थोड़ा सा बताया कि कैसे हम उसकी फिलोसफिकल हिस्ट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 था हमारा डार्क एजेस, उसको हमने साइड पर रख दिया था। पार्ट 2 था आर्केइक पीरियड, उसको भी हमने साइड पर रख दिया था, ऑल्दो आई टॉक्ड अबाउट इट ब्रीफली। पार्ट 3 था हमारा क्लासिकल पीरियड, जो हमारे सबसे ज़्यादा काम का है। एंड पार्ट 4 है हेलेनिस्टिक पीरियड, जिसको हम बाद में देखेंगे। एनीवेज, ये मतलब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया। आई कुड हैव जस्ट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर, द होल मॉड्यूल जो आपका ऑप्शनल है वो आज से स्टार्ट हो सकता था, बट मुझे लगता है कि नाउ दैट यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, कि हम प्लेटो की बात करेंगे, सोक्रेटिस की, एरिस्टोटल की, कि ये कौन लोग हैं, कहाँ के थे, तो आपको बेटर रहेगा। आज से जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ये आपके एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं। फर्स्ट लेक्चर जो था वो बेस बनाने के लिए, आपको कभी, आई हाईली डाउट कि आपको कभी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में यूपीएससी में दे आर नॉट गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन थेलीज और आर्किमेनिडीज और एनी पाइथागोरस फॉर दैट मैटर, जो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशंस की थी। लास्ट वीडियो में आई थिंक हल्का सा एक वॉल्यूम का ग्लिच हुआ था और एक लाइन में बोल रहा था कि दोज हु बिलीव इन आइडियाज़ वो आइडियलिस्ट हैं और जो मैटर में बिलीव करते हैं वो मटीरियलिस्ट हैं। इसके ऊपर मैं आज और इलेबोरेट भी करूँगा। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि थ्योरी ऑफ फॉर्म, थ्योरी ऑफ नॉलेज, हल्के से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए। लास्ट लेक्चर में भी मैंने उनके बारे में हल्की सी बात की थी, आज भी थोड़ी सी बात होगी। खुशकिस्मती ये है कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको वो बहुत अच्छे से समझा भी सकता हूँ, आपको समझ भी आ जाएंगे। अगेन बिकॉज वो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, सो आप उतना, मैं घंटा 1.5 घंटा उस चीज़ पे लगाऊँ उसका मतलब नहीं बनता, तो जितना मैं आपको करवाऊँगा उतना सफिशिएंट रहेगा। नाउ वेरी सून, possibly by the end of this week, I will also give you the schedule of the classes so that you know कि कौन कौन सी क्लास कब कब आएगी। But as of now you know that Monday, Wednesday and Friday 3 दिन आपको क्लासेस मिलती हैं। चलो, अब हमने लास्ट क्लास में देखा कि कैसे एथेंस और स्पार्टा, 2 ग्रीक सिटी स्टेट्स थी, इन सिटी स्टेट्स की आपस में लड़ाई हुई, जिसको हमने पेलोपोनेशियन वॉर बोला। उसमें एथेंस हार गया, स्पार्टा जीत गया। अब जब एथेंस हारा तो फिर एथेंस में रूल स्टार्ट हुआ। कुछ जनरल्स, 30 जनरल्स बोलते हैं, उनको स्पार्टा ने वहाँ पर लगा दिया और वो उसको चलाते थे। बहुत सारे फिलोसोफर्स थे जो एंशिएंट एथेंस में, वो उनके रूल से परेशान थे, दे डिड नॉट लाइक देयर रूल। अदरवाइज भी अगर आप देखो कि 2 देशों के बीच में लड़ाई हुई है और 2 देशों के बीच में लड़ाई होकर एक देश हार जाता है वो लड़ाई, सो ऑब्वियसली वो देश क्या करेगा, या एटलीस्ट उस देश का जो इंटेलिजेंशिया है वो क्या करेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा कि हम कहाँ गलत रह गए। तो ऐसा ही हुआ एथेंस में भी। जब एथेंस और स्पार्टा में एथेंस हारा तो एथेंस के जो थिंकर्स थे, जिसमें से हम सबसे पहले थिंकर जो आज करेंगे जिनका नाम है प्लेटो को हम करेंगे। उन्होंने देखा कि यार हम क्या गलत कर रहे हैं एथेंस में, नंबर 1। नंबर 2, so he was disappointed with the defeat. नंबर 2, प्लेटो, जिनको कि हम अरब में या फिर जो पंजाब वाला एरिया या NWFP, ये जो पाकिस्तान और पंजाब, इंडिया के दिल्ली तक वाला एरिया है, यहाँ पर अफलातून भी बोलते हैं। उनका असली नाम आई थिंक अरिस्टोक्लेस समथिंग लाइक दिस था। एनीवेज, तो प्लेटो जो है ना, उनको एक तो ये चीज़ बहुत बग कर रही है कि यार हम हार गए वहाँ पर, तो कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल सेटअप में कुछ प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, प्लेटो को लगता था कि दुनिया का सबसे वाइजेस्ट पर्सन जो है वो सोक्रेटिस है, और इन्होंने उस ब्यूटीफुल, मतलब स्मार्टेस्ट, मोस्ट विजडम कैरी करने वाले पर्सन को जहर पिला दिया इन्होंने। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ सोसाइटी वी हैव। इस सोसाइटी में जस्टिस नहीं है। जस्टिस नॉट इन टर्म्स ऑफ से लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन, जस्टिस इन टर्म्स ऑफ कि यार एक सोसाइटल लेवल पे गुड और बैड की इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान, ये बढ़िया नहीं है। ये क्यों बढ़िया नहीं है? क्योंकि जिन्होंने चलाना है इस एरिया को, जिन्होंने एथेंस को चलाना है, वो ही बढ़िया तरीके से नहीं चला रहे। उन्हीं को नहीं पता कि किस तरह से देश चलाया जाना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे थिंकर हैं वो हैं प्लेटो। नाउ आपको एक चीज़ समझनी है, जब भी हमने किसी भी थिंकर को तैयार करना है पॉलिटिकल साइंस में, देयर आर सर्टेन
थिंग्स जो आपको वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी थिंकर यू मस्ट रिमेंबर। ये आपको याद रखकर क्या होगा, जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा और आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको जल्दी जल्दी चीज़ें रिवाइज करनी है। वैसे तो अगर आपने इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई किया तो आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ऑप्शनल में, बट जब भी आपको चीज़ें रिवाइज करनी है तो आपको ना बहुत ईजिली रिवाइज हो जाएगा अगर आपको कुछ पॉइंटर्स पता होंगे कि मैं रिवाइज क्या करूँ थिंकर में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी थिंकर के बारे में वो है उसका कंसर्न, वो चाहते क्या है। कार्ल मार्क्स चाहते क्या है, मैकियावेली चाहते क्या है, एरिस्टोटल चाहते क्या है, चाणक्य हम करेंगे वो चाहते क्या थे, एंड लाइकवाइज गांधी जी हम पढ़ेंगे वो चाहते क्या थे। पर्पस क्या है, कंसर्न क्या है, सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो तो प्लेटो का जैसे मैंने आज आपको बताया कि उनका कंसर्न क्या है, उनको लग रहा है कि यार ये जो स्टेट है ना, जो ये हमारी सिटी स्टेट है ये आइडियल नहीं है, और उनका कंसर्न है कि मुझे आइडियल स्टेट बनानी है। फिर वो अपने पुराने फिलोसोफर से सीख के आए हैं कि आइडियल स्टेट बनानी है तो आइडियल क्या होता है, तो पहले वो आइडियल की तलाश करेंगे कि आइडियल होता क्या है। जब मुझे एक क्लैरिटी होगी, जैसे मैं ही आपको बोलूँ कि यार मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त बनना है किसी का, तो दोस्ती क्या होती है मुझे ये तो पता हो तभी, यू अंडरस्टैंड। इस तरह से हम देखेंगे। तो पहला उनका कंसर्न हमें पता है, जिसको हम आगे इलैबोरेट करेंगे। दूसरा, किसी भी थिंकर के स्पेस एंड टाइम के बारे में आपको पता हो। इस चीज़ के ऊपर मैं लास्ट क्लास में बहुत इलैबोरेट कर चुका हूँ। सो नाउ यू नो एज फार एज प्लेटो इज कंसर्न। कहाँ के हैं वो, तो वो हो गए एथेंस। एथेंस कहाँ है, एंशिएंट ग्रीस में। टाइम भी आपको पता लग गया कि हम कब की बात कर रहे हैं, क्लासिकल पीरियड ऑफ ग्रीक्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी बिटवीन 500 to 323 BC। अब तीसरी चीज़, इनका पर्सपेक्टिव क्या है। पर्सपेक्टिव से अपना क्या मतलब है, पर्सपेक्टिव से मतलब है कि हर पर्सन जो है दुनिया में उसकी ना कुछ विचार है। फॉर एग्जाम्पल हम कार्ल मार्क्स के साथ में सोशलिज्म जोड़ते हैं, गांधी जी के साथ में हम नॉन वायलेंस जोड़ते हैं, है ना। ऐसे हम हर थिंकर के साथ में कुछ ना कुछ जोड़ते हैं। किसी के साथ में हम कैपिटलिज्म को जोड़ते हैं, किसी के साथ में ये जोड़ते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी के साथ में हम जोड़ते हैं कि सरकार के पास सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी के साथ में हम लिबर्टी को जोड़ते हैं, किसी के साथ में इक्वालिटी, किसी के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट। हिटलर के साथ में हम क्या जोड़ते हैं, यूजुअली रेस को जोड़ते हैं कि वो बहुत रेस से कलर्ड उनका विजन था। इस तरह से कोई भी पर्सन जो हम देखते हैं उनके साथ में हम कोई ना कोई उनका पर्सपेक्टिव सोसाइटी को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर हम रिलेट करते हैं। तो तीसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि पर्सपेक्टिव क्या है इन थिंकर्स का। चौथी चीज़ जो अगेन हम आज बहुत डिटेल में करेंगे, मेथडोलॉजी। ये जो भी थिंकर हैं ये किस मेथड को फॉलो करते हैं। मैं आपको काफ़ी चीज़ें इग्नू की हम MA के लेवल के हम आपको चीज़ें करवाएंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि इवन देयर बुक्स आर डिजाइंड इन दिस वे ओनली। ओके, सो आई लाइक cherry pick all the important things from IGNOU. I'll provide you in the form of notes along with the best content from all the other books, so that you have single source notes that you revise over and over and over again. So एक हमें ये पता होना चाहिए कि methodology क्या है। methodology क्या हो सकती है, teleological, analytical, historical, inductive, deductive, dialectics। अब ये सब क्या है आज हम देखेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट जो हमें पता होना चाहिए वो है influences। हर पर्सन किसी ना किसी से इंस्पायर्ड है, इंस्पिरेशंस हम सबको चाहिए। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है उनके इन्फ्लुएंसेस। जो मैं ये बोल रहा हूँ इसके कोई क्रोनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में पता होना चाहिए, ठीक। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपने खुद कल को किसी भी थिंकर को रिवाइज करना है तो आपको बताओ कि मेरे को इसके कंसर्न सारे मुझे पता हैं, मुझे इस थिंकर का स्पेस टाइम पता है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ, हमारे जो थर्ड थिंकर होंगे आफ्टर प्लेटो, आफ्टर एरिस्टोटल, थर्ड थिंकर इज मैकियावेली। मैकियावेली के बारे में एक चीज़ बोली जाती है, वो ये कि एक जॉर्ज सेबाइन की एक बुक है जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैकियावेली वॉज नैरोली लोकेटेड एंड डेटेड। तो मैकियावेली के ऊपर तो क्वेश्चन ही यहाँ से आ जाता है कि अनलेस यू हैव द क्लैरिटी ऑफ इटली ऑफ दैट टाइम यू वोंट बी एबल टू राइट गुड आंसर। तो हमें पता हो कि जब मैकियावेली लिख रहे थे उस समय के इटली की क्या सिचुएशन थी। नेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस के बाद में
नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है उनके प्रोमिनेंट आइडियाज़। प्रोमिनेंट आइडियाज़ बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ से मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो इधर से आएंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स का क्या आइडिया रहेगा, कम्युनिज्म, ठीक, कि यार सोशलिज्म कम्युनिज्म जिसकी हम बात करते हैं। फिर कार्ल मार्क्स का आइडिया हो गया क्लास स्ट्रगल, एलियनेशन, यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली आज हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे वाले थिंकर्स होंगे, जैसे प्लेटो को आज हम करेंगे हिज आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट, his idea of justice, his idea of education, his theory of education, his idea of community of communism of property and wives। तो इस तरह के हमें prominent ideas पता होने चाहिए। सेवंथ जो बहुत important एक और पर्सपेक्टिव से है वो क्या है, की स्टेटमेंट्स। बहुत बच्चों को जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको ऐसा लगता है कि यार हम स्टेटमेंट्स कैसे याद करेंगे या स्टेटमेंट्स कितनी याद करनी है। देयर इज़ नो इनफाइनाइट लिस्ट, देयर इज़ नो इनफाइनाइट लिस्ट। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स में बड़े बड़े लोगों ने किसी ना किसी के बारे में दी हैं, हमें बस वो स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए, ठीक। द आइडियाज़ ऑफ द रूलिंग सोसाइटी बिकम्स द रूलिंग आइडिया ऑफ द सोसाइटी। एन आई, अगेन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये आपको, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। सिमिलरली से मान लो किसी ने, जैसे मैकियावेली की एक और स्टेटमेंट आपको दे देता हूँ, आगे जाके पढ़ेंगे, ऑफ देम द वेज ऑफ एम्बेजलमेंट आर 40। तो मैकियावेली एक थिंकर हैं जो राजा को बोल रहे हैं कि आपको करप्शन के ऊपर पूरा कंट्रोल बनाना है। और मेरी बात सुनो, जिन्होंने करप्शन करनी है उनके पास 40 तरीके हैं करप्शन करने के, एंड ही एक्चुअली गिव्स इन द लिस्ट कि यार ये देख, एक तरीका ये, एक तरीका ये, एक तरीका ये। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है, हम तभी देश को अच्छे से चला पाएंगे। आपको ना एक चीज़ समझनी है, पॉलिटिकल साइंस जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते हो आपको ना ऊपर से पढ़ना है, यू अंडरस्टैंड, कि कल को आप सच में IAS ऑफिसर बनोगे, सच में आप कोई बहुत बड़े पोस्ट पे जाओगे, तो आपने पॉलिटिक्स को कैसे देखना है। तो इसका थोड़ा पर्सपेक्टिव आपको ऊपर से, रूलिंग सीट पे आप बैठे हुए हो, राजा की सीट पे बैठे हुए हो, उस पर्सपेक्टिव से आपने इस सब्जेक्ट को देखना है, तो आपको ज़्यादा सेंस बनाएगा। तो की स्टेटमेंट्स हैं, हर एक थिंकर की हैं, हर एक थिंकर के कॉन्टेक्स्ट में है, वेरी इजी। जैसे कि स्टेट इज़ एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। अब अदरवाइज आपको लगेगा कि यार ये क्या स्टेटमेंट है, मैं क्या लिखूँ इसके बारे में, बट जैसे जैसे हम थिंकर्स करते जाएंगे ऑल दी स्टेटमेंट्स विल मेक सेंस टू यू, सो मच सो कि आपका जो GS 4 का पेपर होगा, आपका जो ऐसे होगा, वहाँ पर आप ऐसे फूलों की बरसात करके आओगे स्टेटमेंट्स में। तो उसमें भी हम थोड़ा सा आई ट्राई टू स्लाइटली गाइड यू कि कितने लेवल की आप स्टेटमेंट्स कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, कोई भी थिंकर या अदरवाइज कोई भी आइडिया इट्स नॉट बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। तो उनका क्रिटिसिज्म क्या है, कई बार हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल इसी केस में प्लेटो के बारे में एक बात बोली जाती है कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि यू कैन आइदर बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट यू कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। ऐसा बोलते हैं कि एंटायर वेस्टर्न वाइट हेड की स्टेटमेंट है कि जो वर्क्स हैं पॉलिटिकल थॉट के वो क्या है, फुट नोट टू प्लेटोज वर्क। प्लेटो के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, हम खुद ही इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी बोल रहे हैं, तो पिताजी हैं ये, फिर भी क्रिटिसिज्म के बियॉन्ड नहीं है। इनफैक्ट हम सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो होंगे ही पर्सपेक्टिव, देर इज़ नो फाइनल ट्रुथ, देर इज़ नो फाइनल ट्रुथ। इनफैक्ट जब हम साइंस भी पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में या +1 +2 में, तो हम देखते हैं कि इवन जो एटम का भी मॉडल है, कुछ रदरफोर्ड का मॉडल आ गया, फिर उसके बाद बोर का मॉडल आ गया, फिर क्वांटम आ गया। तो इवन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, आर एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सो कॉल्ड फिजिकल जो साइंसेज हैं, वो भी अगर चेंज होती रहती हैं, उसका भी क्रिटिसिज्म या डिनाइल पॉसिबल है। सो यू कैन वेल इमेजिन कि अभी तो हम सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो है ही पर्सपेक्टिव्स, कोई भी फाइनल ट्रुथ नहीं है, और इस चीज़ को भी हमें बहुत अच्छे से देखना है। फॉर एग्जाम्पल आज हम देखेंगे कि कैसे आप प्लेटोस के आइडियाज़ को पढ़ेंगे, किसी के लिए वो सेंस बनाएंगे, किसी के लिए वो सेंस नहीं बनाएंगे। आपको एक चीज़ समझनी है कि जस्ट बिकॉज आपको किसी का आइडिया समझ नहीं आया कि यार ये क्या बोल रहा है, समझ नहीं आया इन द सेंस कि आपको वो अपील नहीं किया, दैट डज नॉट मीन कि उस आइडिया के टेकर्स नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि उस आइडिया की कोई अपील नहीं है।
आई वॉन्ट टू रिपीट दिस थिंग कि जस्ट बिकॉज आपको कोई आइडिया अपील नहीं किया, आपको कोई ओपिनियन अपील नहीं किया, दैट डज नॉट मीन कि उस ओपिनियन के टेकर्स नहीं है, या उस ओपिनियन में कोई विजडम नहीं है, या उस ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है। दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली तो ये कि हर पर्सन ने कोई भी ओपिनियन दिया होता है वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे दिया होता है, किसी स्पेस एंड टाइम के प्रोडक्ट हैं वो, उन्होंने उन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना ओपिनियन दिया, अपना आइडिया दिया। तो पहली तो यही चीज़ है कि बिकॉज वी आर नॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट सो वी मे नॉट कम्प्लीटली अप्रिशिएट कि वो क्या बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे। दूसरी चीज़, हम पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं यूपीएससी ऑप्शनल के लिए, जहाँ पर पढ़ाने वाले को ये रहता है कि मैं इनको उतना पढ़ाऊँ जितने में ये 150 वर्ड्स के आंसर लिख सकें, 200 वर्ड्स के आंसर्स लिख सकें। सो कहीं ना कहीं पढ़ाने में भी बेईमानी हो जाती है, पढ़ने में भी बेईमानी इन द सेंस विद द आइडिया, नॉट विद द एग्जाम। अब हमें अगर अप्रोच ही अगर हम ऐसे, तो हम वी कैन स्पेंड लाइक 3 years 4 years स्टडिंग दिस आइडियाज़, बट देयर इज़ नो पॉइंट। हमें 5 महीने में 4-4.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर करना है। तो आपको ये समझना है कि अगर चेतन सर ने किसी थिंकर के बारे में 3 लाइनें बताई और आपको लगा हाँ ये क्या ही थिंकर हुआ, ऐसा नहीं है। वो बहुत बड़े थिंकर्स रहे हैं, तभी तो 2-2 हज़ार साल बाद भी हम उनको पढ़ रहे हैं, 2.5-2.5 हज़ार साल बाद। हमारी इग्नोरेंस है, हमारे सिलेबस का, द वे एग्जाम्स आर डिज़ाइंड, ये उसकी अनफॉर्चुनेट वो है, मतलब दुर्भाग्य है हमारा कि हम उसको ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल से इवन आपको भरत सर आएंगे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाने, गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ाने लग जाएंगे, है ना, और कि 4 ट्रूथ क्या बताए उन्होंने, या फिर 8 पाथ, वो 8 फोल्ड पाथ क्या बताया, राइट एक्शन, राइट दिस, राइट दैट। आप रट्टे से लगा के चले जाओगे, आपको लगेगा कि ठीक है यार गौतम बुद्धा जी ने कुछ बोला होगा, बट नो, वी नो कि जब हम प्रॉपर अंदर घुसें, ठीक, विनय पिताग, अभिधाम पिताग, जो भी उनकी वो बुक्स हैं उसको पढ़ें, फिलॉसफी को पढ़ें, आइडियाज़ को पढ़ें, अच्छे से उसमें डूबेंगे अगर, फिर समझ आएगा ना हमें कि यार ये तो लाइफ के ट्रुथ्स को खोल कर चले गए गौतम बुद्धा जी, पूरी एग्जिस्टेंस को बयान कर दिया। आपको 2 पेजेस पढ़ के उस थिंकर को रिडक्शनिस्ट अप्रोच यूज़ करके डिस्कार्ड नहीं करना है। ओके, बहुत बड़े थिंकर्स हैं सबके सब, तभी पढ़ रहे हैं, तभी पूरी दुनिया में पढ़ाए जा रहे हैं, बट हमें एग्जाम को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। तो इसमें अलग नेक्स्ट चीज़ क्या है, क्रिटिसिज्म। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो आप आराम से कर ही पाओगे कि उस थिंकर की ओवरऑल अगर हम पॉलिटिकल साइंस में बोलें तो प्लेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो को हम बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैकियावेली बिल्कुल रियलिज्म जो है ना, कि रियलिज्म के आप फादर बोल दो, कि वो बोलते हैं आइडियाज़ को साइड पे रखो, प्रैक्टिकल स्टेट क्राफ्ट होना चाहिए, चाणक्य जैसी बातें करते हैं वो, क्लियर। देन उसके बाद में हम आगे के देखेंगे थिंकर्स, हॉब्स की एक अपनी प्लेस है, लॉक की, हॉब्स, लॉक एंड रूसो एंड देन सो ऑन। तो गांधी जी की एक अपनी प्लेस है। तो नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि उनकी से इवैल्यूएशन। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको किसी भी थिंकर को पढ़ना है, पहले आपको पता हो उनके कंसर्न्स क्या हैं, फिर आपको पता हो स्पेस कहाँ के हैं, वो क्या स्पेस टाइम में है, फिर पर्सपेक्टिव, मेथोडोलॉजी, इन्फ्लुएंसेस, एंड देन यू मस्ट नो देयर प्रोमिनेंट आइडियाज़, की स्टेटमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड इवैल्यूएशन। इतने में आपके एक थिंकर कवर हो जाते हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप अटेंशन से सुन रहे हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बहुत ध्यान से सुनने के बाद, मैं आपको एक दिन का गैप भी दे रहा हूँ क्लासेस में, अगर आप उसको बहुत ध्यान से प्रोसेस कर रहे हैं अपने माइंड में, आपको इतनी रिविजन्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बट आपका जो एसेंशियली जो आपका वो होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, वो इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि क्या क्या बता दिया, क्या क्या सुन लिया, क्या क्या नहीं सुना। एनालिसिस करने की कोशिश करें। प्रीलिम्स में भी ऐसा ही होता है और ऑप्शनल में भी ऐसा है। एनालिटिकल पावर आप अपनी डेवलप करें, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें चीज़ों को। मोर यू अंडरस्टैंड बेटर इट वुड बी। बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल सा सब्जेक्ट है ये अगर आप अदरवाइज देखेंगे। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब प्लेटो, अफलातून। हाँ जी, अमेजिंग ग्रीक फिलोसोफर। किसी के लिए रेवोल्यूशनरी है, किसी के लिए बहुत रेडिकल पर्सन है, कोई बोलते हैं भाई फासिस्ट है ये तो, कोई बोलते हैं रिएक्शनरी है, कोई बोलते हैं कि अरे ये तो कॉम्युनिज्म ये लेके आए हैं, कोई बोलते हैं एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटी हैं, कोई बोलते हैं कि मतलब वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स, कोई बोलते हैं कुछ, कोई बोलते हैं कुछ।
लेकिन अपने को समझना है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो प्लेटो का जो कंट्रीब्यूशन है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में वो किसी और से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ही वॉज एन आइडियलिस्ट एज ही लेड डाउन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बोलूँगा 2 मिनट में, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज से मतलब क्या है प्लेटो का। वो रैशनलिस्ट भी हैं, वो चीज़ों के लॉजिक से चीज़ों को समझा रहे हैं, रेवोल्यूशनरी भी हैं। हम आगे देखेंगे कि वो पूरा सिस्टम, पूरा जो फैब्रिक है उसको चेंज करना चाहते हैं, जो प्रिवेलिंग सिस्टम है वो उनको जम नहीं रहा है, ठीक। चाहे उनको उनके आइडियाज़ आपको बहुत यूटोपियन लगेंगे, बहुत इम्प्रैक्टिकल लगेंगे, बट मतलब द मैन हैज़ नो क्वाम्स अबाउट प्रपोजिंग समथिंग डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि प्लेटो जो है ना वो सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर्ड है, सोक्रेटिस से। वो सोक्रेटिस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, सो मच सो कि उनको लगता है कि उनसे तो मतलब वाइजर कोई पर्सन ही नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि सोक्रेटिस को जहर दे दिया। तो जब सोक्रेटिस को जहर दिया तो उनको लग रहा है कि यार ये पॉलिटिकल सिस्टम ये एकदम बेकार है। उनकी एक स्टेटमेंट है कि ईगर दो आई हैड बीन एट फर्स्ट टू गो इनटू पॉलिटिक्स, ये आपके पेपर में नहीं आएगी, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इवन ईगर दो आई हैड बीन एट फर्स्ट टू गो इनटू पॉलिटिक्स बट एज आई लुक्ड एट द पॉलिटिक्स एंड आई सॉ एवरीथिंग। तो मेरे को एक चीज़ की क्लैरिटी हो गई है कि पॉलिटिक्स नॉट जस्ट एक जगह की, पॉलिटिक्स जो है ना ये अच्छी नहीं है। पॉलिटिक्स में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। एंड ही सेज दैट आई एंडेड अप फीलिंग डिजी। मेरे को भाई मेरा दिमाग घूम गया कि यार कैसे कैसे गधे देश चला रहे हैं। आप भी बहुत बार बहुत चीज़ें देख के ऐसा रेजोनेट कर पाएंगे कि हाँ यार ये क्या ही हो रहा है। तो फिर उनको लगता है कि यार देश चलाने के लिए पॉलिटिक्स में हमें कौन चाहिए, फिलोसोफर लोग चाहिए जिनका मतलब लॉजिक अलग लेवल पे हो। हम देखेंगे कि उसके लिए उन्होंने आइडियाज़ भी दिए। तो बोलते हैं कि जिस बंदे के दिमाग में मतलब अल्टीमेट मतलब बेस्ट लेवल की फिलोसफिकली जो वो नहीं अपलिफ्ट नहीं हो चुका, दे शुडंट बी रूलिंग, उनको तो रूल करने का हक ही नहीं है। तो हम देखेंगे कि वो कैसे उसके आइडियाज़ देते हैं। तो हुआ क्या, सोक्रेटिस को मारा तो प्लेटो को लगा कि शायद मेरी भी एग्जीक्यूशन ना हो जाए, तो वो फिर चले गए, भाग गए प्लेटो सिसिली में, इजिप्ट में। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद वो वापस एथेंस में आए और वहाँ पर उन्होंने फाउंड की एकेडमी। ये उन्होंने एक काइंड ऑफ स्कूल या एक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन या कॉलेज बोल दो, इसको बहुत लोग फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। एकेडमी उन्होंने इस्टेब्लिश की। आज भी हम जब वर्ड यूज़ करते हैं कि डू वेल इन योर एकेडमिक्स, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड यहीं से इंस्पायर हो रहा है। इनफैक्ट मैंने जैसे शायद प्रॉब्ली लास्ट क्लास में ही बताया था, आई जस्ट लाइक रिपीट इट इफ़ आई हैवंट। दोज ऑफ यू जिनको उनमें कंस्पिरेसी थ्योरीज में भी वो है इंटरेस्ट है, तो पाइथागोरस जो थे, पाइथागोरस ने भी अपनी इंस्टीट्यूट के बाहर ट्राइंगल शेप बनाई हुई थी, ठीक। बहुत सारे ट्राइंगल्स बनाए हुए थे इसमें, ऐसा होता है ना इल्यूमिनाटी एंड ऑल दैट। वैसे ही प्लेटो ने भी अपने इंस्टीट्यूट के बाहर इसी तरह की एक वो बनाई हुई थी ट्राइंगल, और उसके उधर लिखा हुआ था कि दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स कैन नॉट एंटर। जिसको मैथ्स नहीं आता वो एंटर नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स बहुत मतलब मैथ्स को लेकर काफ़ी वो थे, सीरियस थे, एंड इनफैक्ट बाकी चीज़ों को लेकर भी। तो ही वॉज अ वेरी स्मार्ट गाय। ऑल्सो एक चीज़ आपको और समझनी है कि इस टाइम के जो थिंकर्स हैं, बीट सोक्रेटिस, बीट प्लेटो, बीट एरिस्टोटल, बीट एनी थिंकर, दे आर वेरी इंसाइक्लोपेडिक इन नेचर। दे आर वेरी वेरी इंसाइक्लोपेडिक इन नेचर। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ना बस एक सब्जेक्ट पकड़ा और बस उसको पढ़ लिया। ये आए, ये सब कुछ देखकर सब चीज़ों के बारे में पढ़ते थे। एरिस्टोटल हम करेंगे, उनके बारे में बोला जाता है कि ही वॉज बॉर्न एंड देन ही थॉट एंड देन ही लेफ्ट। सोचते थे बहुत। प्लेटो की राइटिंग्स जो हैं, मेन वर्क्स जो हैं, इनके हम 3 मेन वर्क्स पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसमें हमारे काम के भी उसमें से एक है, 3 बुक्स इनकी, एक द रिपब्लिक, दूसरी स्टेट्समैन एंड तीसरी लॉज। ये 3 किताबें हैं जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। इसके ऊपर मैक्सिमम जो इनकी राइटिंग है वो किस फॉर्म में है, डायलॉग्स की फॉर्म में। मतलब क्या हुआ इसका, स्टार्टिंग में हमें सोक्रेटिस के बारे में, मैंने आपको एक बात बोली थी कि हमें सोक्रेटिस के बारे में ना कुछ ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि सोक्रेटिस ने खुद तो कुछ लिखा नहीं।
लेकिन हुआ क्या, सोक्रेटिस को जिंदा किया प्लेटो ने। इनकी जो बुक्स हैं वो किस फॉर्म में लिखी हुई हैं कि लेट्स से एक पर्सन है पी और एक पर्सन है दूसरे सोक्रेटिस, ये हीरो हैं। इनकी बुक्स के जो हीरो हैं वो सोक्रेटिस हैं। सोक्रेटिस वुड कम एंड अपीयर एज समबडी जिसको ज़्यादा दुनिया के बारे में पता नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। दिस इज़ हाउ ही वुड अपीयर एंड देन ये कोई आइडिया, ये इनको लग रहा है कि इनको काफ़ी कुछ पता है। जैसे कि उनसे पूछ लिया कि यार जस्टिस क्या है, मान लो, तो ये कोई अपना आइडिया देंगे कि जस्टिस ये होता है। इनसे पूछा जाए कि लव क्या है, ये अपना आइडिया देंगे। रिलेशनशिप क्या है, ये अपना आइडिया देंगे। सो यहाँ से नॉलेज क्या है वो अपना आइडिया देंगे। कोई भी एथिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछना है, इन्होंने अपने आइडियाज़ देने हैं, इधर से आइडिया आएगा। फिर सोक्रेटिस वो करेंगे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या, इस आइडिया की कॉन्ट्राडिक्शंस को हटाएंगे पूरा, कि यार अच्छा ये होता है तो फिर इसके बारे में क्या आपका राय है, बोलेंगे नहीं यार फिर तो मेरी स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक। फिर वो दूसरी चीज़ बोलेंगे। इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शंस हटाते डायलॉग फॉर्म में कि एक थीसिस आया, उस थीसिस का एंटीथीसिस दिया सोक्रेटिस ने, इससे निकला एक नया आइडिया जिसको हम बोल रहे हैं सिंथेसिस। थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, इस तरह से डायलेक्टिक्स की फॉर्म में सारी डिस्कशंस होती है, डायलॉग्स की फॉर्म में डिस्कशन होती है। तो आप देखेंगे तो इस तरह से सोक्रेटिस के थ्रू प्लेटो ने लिखा। एंड दिस इज व्हाई वी से कि इन प्लेटो सोक्रेटिस बिकेम अलाइव अगेन। तो यहाँ पर जो मेन 3 बुक्स हैं हमारे पास वो है रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉ। रिपब्लिक एक जवान प्लेटो की किताब है, इसमें गज़ब के आइडियाज़ हैं, बहुत आइडियलिज्म है इसके अंदर, ज़्यादा प्रैक्टिकल कंसर्न्स की ज़्यादा परवाह नहीं है। इसके बाद 20 साल बाद वो लिखते हैं कि स्टेट्समैन, जो उससे रिलेटिवली प्रैक्टिकल बुक है। एंड देन लास्ट में वो लिखते हैं लॉज, जो काफ़ी प्रैक्टिकल है। ऑफ कोर्स विद एज यू टेंड टू अप्रिशिएट द ग्राउंड रियलिटीज़, तो वो एक चीज़ हुई। अगर हम रिपब्लिक की भी बात करें तो इसकी 10 किताबें हैं, मतलब 10 बुक्स हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन की है। फॉर एग्जांपल जो पहली किताब है रिपब्लिक, एक तरह का एक वो होता है कोर्स मटेरियल जैसे आता होता है, कल ऐसे हो गया बुक 1 2 3 4। तो बुक 1 जो है वो डील्स विद नेचर ऑफ जस्टिस, मोरालिटी, एक बंदे की लाइफ, मैंस लाइफ, इन चीज़ों के बारे में डील करती है। फिर बुक 2 to 4 वो सब डील करती है एजुकेशन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, अच्छा आदमी क्या है, आइडियल सोसाइटी क्या है, ह्यूमन नेचर के 3 एलिमेंट्स क्या हैं एंड सो ऑन। इसी तरह से बुक 5, बुक 7 दे टॉक अबाउट अगेन आइडियल स्टेट एंड सिस्टम बेस्ड ऑन कम्युनिज्म, फैमिलीज, प्रॉपर्टी एंड उसके बाद अनार्की एंड ऑल दैट। आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो याद रखने की ज़रूरत है वो मैं आपको बताऊंगा। ये बस मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि आपको पता हो कि प्लेटो कौन है, एक एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर जो सोक्रेटिस के थ्रू अपने आइडियाज़ बता रहे हैं। सोक्रेटिस कौन थे, उनके गुरु, a person that he really looked up to and according to him he was the wisest man। तो चलो आपको आई थिंक थोड़ा सा आइडिया लगा कि क्या है प्लेटो। अब इन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत जो इनका वर्क है उसमें इनकी मेथोडोलॉजी क्या रही, ये आप ध्यान से सुनना, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आज मैं कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस करूँगा जो थ्रू आउट योर पॉलिटिकल साइंस आपके काम के रहेंगे। इनफैक्ट नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस, एज आई हैव बीन सेइंग रिपीटेडली, अगर आप पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ते हो एंड अगेन इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी से फॉर 2023, 24, 25 एंड सो ऑन, इवन इफ यू डोंट वांट टू गो अहेड विथ पॉलिटिकल साइंस, आई थिंक 70% ऑफ दीज लेक्चर्स, 70% ऑफ देम आर गोइंग टू बी हाईली रेलिवेंट फॉर यू। आपके GS4 में काम आएंगे, आपके एसए में काम आएंगे, आपके GS2 में काम आएंगे, या ओवरऑल आपको यूपीएससी वाली पर्सनैलिटी, थोड़ा वो आइडिया डेवलप करने में काम आएंगे। तो मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ इनके बारे में हम क्या बोलते हैं कि हिज मेथोडोलॉजी वाज डिडक्टिव। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? जब भी किसी भी पर्सन का कोई प्री कंसीव्ड कंक्लूजन हो, मैंने पहले कुछ आइडिया लगा लिया कि यार अकॉर्डिंग टू मी ऐसा होता है, और देन आई काइंड ऑफ
सी दैट कंक्लूजन इन एक्चुअल कंडीशंस। तो जर्नल जो मेरा प्रिंसिपल है वो तो मैंने पहले ही डिटर्मिन कर लिया था, और उसके बाद में मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से। अब बहुत ही मतलब सड़क छाप सा मेरे को आपको एग्जांपल देना हो, मुझे लगे कि डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स ये बाइट करते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। और उसके बाद मैंने क्या किया, देखा कोई स्ट्रीट डॉग किसी को बाइट कर रहा है, ये देखो ये कर दिया, ठीक। जैसे इंडियन बुजुर्ग करते होते हैं कि दे हैव फॉर्म्ड ओपिनियंस अबाउट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट रिलीजन्स एंड सो ऑन, और उसके बाद में ओपिनियन पहले बना हुआ है और उसके बाद में फिर वो आपको बोलते हैं कि आप आजमा के देख लेना, ये देख ऐसा हो गया, वो देख वैसा हो गया। सो दिस मतलब अगेन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। माई पॉइंट इज दैट डिडक्टिव मेथड ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशंस जो है, इसमें होता क्या है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि पहले मैंने स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, वो सब करने के बाद मैंने जनरल आइडिया बनाया। ये क्या हो रहा है कि आपने जनरल आइडिया पहले बनाया हुआ है, नाउ यू वांट दी कन्फर्मेशंस, ठीक। उसको जब आप वहाँ से कि हाँ यार हाँ ये भी हो गया, 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 अगर आपको एक्सेप्शंस मिल रही हैं आपकी, लेट्स से मेरा एक कोई फर्म ओपिनियन बना हुआ था, मेरा एक फर्म ओपिनियन बन गया कि एप्पल्स तो शिमला के ही टेस्टी होते हैं, और उसके बाद में मैंने देखा कि ये देखो शिमला के एप्पल्स टेस्टी हैं, लेकिन बाद में मुझे पता लगा नहीं यार कहीं और के भी एप्पल्स टेस्टी हैं। आई हैड दिस जनरल आइडिया, यूजिंग डिडक्टिव मेथड आई रियलाइज दैट माई आइडिया वॉज रॉन्ग। सो दैट डज नॉट मीन, हमेशा इसका मतलब यही नहीं है कि अगर इफ़ आई हैव एन आइडिया तो मैं सिर्फ कन्फर्मेशन ही करवाने जा रहा हूँ, बट इस मेथड को, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ कंफर्म करने जा रहा हूँ अपने आइडियाज़ को कि हाँ मैं तो प्रूव करके ही हटूंगा, बट इस मेथड को, सच जानने के इस मेथड को या काम करने के इस मेथड को हम बोल रहे हैं डिडक्टिव मेथड, वेयर जनरल आइडिया इज देयर एंड वी वांट टू अराइव एट द कंक्लूजन थ्रू यू नो वी काइंड ऑफ see our conclusion, which I take the last line back. होना क्या चाहिए कि जनरल आइडिया इज ऑलरेडी देयर, और मैं क्या कर रहा हूँ, देन आई एम ट्राइंग टू सी माई कंक्लूजन द जनरल आइडिया इन द एक्चुअल थिंग्स। आई थिंक आपको एप्पल वाले एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। मुझे एक दिन पता लगा अरे ये शिमला का एप्पल नहीं है, ये तो किसी और जगह का एप्पल है और ये भी बहुत टेस्टी है। नाउ माई इन्फ्रेंस कि शिमला, मेरा जनरल आइडिया कि एप्पल सिर्फ शिमला के ही अच्छे होते हैं, प्रूवन रॉन्ग। यू अंडरस्टैंड? जनरल मेथड, डिडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव का मतलब क्या रहेगा, हमेशा आपको याद क्या रखना है, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। जब आप ऐसा करते हो आप अपने दिमाग में खुद से बहुत सारे और एग्जांपल्स ड्रॉ कर सकते हो, मोर इसोटोरिक वंस, मोर लाइक यू नो स्मार्टर एग्जांपल्स। मेरे थोड़े एग्जांपल्स आई ट्राई टू कीप देम वेरी यू नो ले मैनिश में रखने की कोशिश करता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। अगेन इसका ऑपोजिट भी कोई मेथड हो सकता है क्या, तो थिंक अबाउट इट। ऑब्वियसली वो मेथड जहाँ पर क्या होता है, आप पहले स्टडी करते हो, ऑब्जर्व करते हो, एग्जामिन करते हो, और पर्टिकुलर किसी लैब में आपने काम किया, आपने कुछ एग्जामिन किया, स्टडी किया, और फिर पर्टिकुलर से आप जर्नल कंक्लूजन बनाते हो। उसको हम क्या बोलते हैं अदरवाइज, इंडक्टिव मेथड। ये हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल में। तो आपसे अगर कोई भी पूछ रहा है कि प्लेटो की मेथडोलॉजी कैसी है, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट उनकी मेथडोलॉजी काम करने की या सोचने की या समझने की क्या है, डिडक्टिव मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, इनकी जो मेथडोलॉजी है काम की वो क्या है, डायलैक्टिकल। डायलैक्टिकल इसका मतलब आई थिंक अब आप सबको ही समझ आ गया है। ये वो है जब यहाँ पे हम एक आइडियाज़ हमारे सामने आता है, कोई व्यू पॉइंट हमारे सामने आता है, और हम उस व्यू पॉइंट के राइवल व्यू पॉइंट्स को सामने लेके आते हैं। कोई व्यू पॉइंट आया और उस व्यू पॉइंट के राइवल व्यू पॉइंट्स को आप सामने लेकर आए टू हाईलाइट द फैलेसीज, टू हाईलाइट कि यार ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये जो आइडिया है, इट इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। ठीक, तो वो वाला जो मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, डायलैक्टिकल मेथड। और ये आप अदरवाइज भी आप अपनी यूपीएससी लाइफ में आप बहुत यूज़ करेंगे। जो हमारे अंदर स्टीरियोटाइप्स बने होते हैं, जो हमारे अंदर प्री कंसीव्ड नोशन होते हैं, अगर आप डायलैक्टिकल तरीके से सोचने लग जाएंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हम
बहुत सारी जो मेंटल बुराइयां हैं, जैसे कि मिसोजिनिस्ट होना, जैसे कि रेसिस्ट होना, जैसे कि इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि हाँ यार, वो सिर्फ डायलेक्टिक्स के थ्रू यू कैन सी दी फैलेसीज इन दोज आइडियाज़। कट्टरवाद, अगर आप बहुत कट्टर हैं और सिर्फ आप डायलेक्टिक्स के थ्रू अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो यू वुड वेरी सुन अराइव एट दिस कंक्लूजन कि हाँ, कट्टरवाद में बहुत सारी फैलेसीज हैं। तो इस तरह से इन दिस प्रोसेस क्या हो रहा है कि आप कोई नॉलेज नहीं इम्पार्ट कर रहे हो। डायलेक्टिकल मेथड में ऐसा नहीं है कि वो कुछ नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो बस ये बता रहे हैं कि यार नॉलेज गेन कैसे की जा सकती है। क्वेश्चन करके, एक आइडिया आया, इस आइडिया को क्वेश्चन करो, इससे एक नया आइडिया आएगा, इस आइडिया को क्वेश्चन करो, इससे एक नया आइडिया आएगा, इस आइडिया पे फिर सवाल खड़े करो। नाउ यू कैन वेल इमेजिन कि जब कोई आपको इस तरह से सोचने के लिए बोल रहा है, अगर कोई आपको इस तरह से सोचने के लिए बोल रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं उनको तो ट्रबल करेंगे, विचलित होंगे वो। तो दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ द थिंकर्स इन द वर्ल्ड दे इस तरह के जो थिंकर्स रहे हैं, फ्री थिंकर्स, उन्होंने एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ को, अपने टाइम की सोसाइटीज़ को थोड़ा परेशान ही किया, क्योंकि ओवरऑल मासेस वुडंट वांट टू हैव दिस इनकन्वीनियंस। उनको लगेगा जो जैसा चल रहा है ठीक है यार। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो ऑफ कोर्स आपको जहर भी पिलाया जाएगा, आपको सोसाइटी से डिस्कार्ड भी किया जाएगा एंड सो ऑन। तो आई होप आपको पहली चीज़ समझ आई कि दूसरी चीज़ समझ आई कि डायलेक्टिकल का मतलब क्या है। इनफैक्ट हम आगे जाके देखेंगे कि प्लेटो का जो जस्टिस का आइडिया है, हम देख रहे हैं ना प्लेटो की मेथोडोलॉजीज, कि जस्टिस का आइडिया भी उनका इसी अप्रोच के थ्रू आता है। जस्टिस से उनका मतलब अगेन ये मतलब नहीं है कि कोर्ट में जो आपको जस्टिस मिलता है, सोसाइटी कैसे बेस्ड होनी चाहिए उसको वो जस्टिस बोल रहे हैं। मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसका क्लोजेस्ट पॉसिबल आप जस्टिस मान लीजिए। सोसाइटी किस चीज़ पे बेस्ड होनी चाहिए, तो उस पे वो अलग अलग लोगों से जाके बात कर रहे हैं। अगला कौन, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो मैं आपको नोट्स में दूंगा, उनसे वो बात करते हैं और वो सब अपने अपने आइडियाज़ ऑफ जस्टिस उसको देते हैं, और उन सब के आइडियाज़ की वो इनकन्सिस्टेंसीज को रिमूव कर कर ही अराइव्स एट द हिज आइडिया ऑफ जस्टिस। सिमिलरली इनकी क्या है, एनालिटिकल, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच है। थर्ड अप्रोच इज एनालिटिकल। एनालिटिकल से अब हमें क्या मतलब होता है, व्हेन वी से कि दैट पर्सन इज वेरी एनालिटिकल, तो वो क्या करते हैं, अगर से मान लो मेरे को किसी कार को बहुत एनालिटिकल तरीके से स्टडी करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको पार्ट्स में पहले डिवाइड कर सकता हूँ। मैं स्टीयरिंग को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ, मैं ब्रेक्स को स्टडी कर रहा हूँ, मैं शीशे को स्टडी कर रहा हूँ, विंड शील्ड, दिस दैट, एंड देन निटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑल द पार्ट्स टुगेदर। किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करके अच्छे से समझकर एंड देन निटिंग इट बैक टुगेदर, दैट इज एनालिटिकल वे ऑफ थिंकिंग। आई होप आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में भी इस चीज़ को ट्राई करते हैं, इस अप्रोच को फॉलो करते हो। तो इसमें क्या है, प्लेटो ने कैसे इसको यूज़ किया, उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन नेचर को डिवाइड किया कि यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एपेटाइट बहुत होता है। कुछ लोग, या ह्यूमन नेचर में ही तीन चीज़ें होती हैं, एक एपेटाइट होता है, डिज़ायर्स, यू वांट टू ईट फूड लाइक डिफरेंट तरीके के, यू वांट टू have luxurious life, you want to have women and this and that, and depending on if you're a woman you can again want to have woman or man, but you know what I'm saying। एक आपके अंदर होता है, इससे मान लो करेज, टेम्परेंस, रीज़न। इस तरह से उन्होंने ह्यूमन नेचर को डिवाइड किया कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो किस तरह के एलिमेंट से बना है। फिर उसके बाद में किसी में अब एपेटाइट ज़्यादा है, किसी में रीज़न ज़्यादा है, किसी में करेज डोमिनेट कर रहा है। तो जो पूरा का पूरा इनका जो आइडिया है, जो हम देखेंगे आगे जाकर फिलोसोफर किंग का, वो आइडिया भी जो है इनकी इसी एनालिटिकल अप्रोच से निकलता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एनालिटिकल का मतलब क्या है, कि दैट यू ब्रेक अ पर्टिकुलर आइडिया इनटू पार्ट्स, you analyze it, you think about it, and then you knit it all together to kind of get the final result. Next, fourth जो है इनका अप्रोच, ये अगेन आपको बहुत काम आएगी, टेलियोलॉजिकल। आपको अगेन, आपको ना अभी आप बिगिनर हो गया, आई एम अज्यूमिंग आपको आइडिया नहीं है कि आपको GS4 जो आपका एथिक्स का पेपर है उसमें ये सब
कितना काम आने वाला है, ये सब आपकी यहाँ पे वोकैब डेवलप हो जाएगी। GS4 में आपको सिर्फ आइडियाज़ पढ़ने होंगे, रिवाइज करना होगा। अदरवाइज दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टडीड फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड सच सब्जेक्ट्स, दे इन द फर्स्ट 15 to 20 डेज ऑफ एथिक्स व्हेन दे स्टार्ट स्टडिंग एथिक्स, तो वो स्ट्रगल करते हैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी से ही। टेलियोलॉजी का मतलब क्या है? टेलियोलॉजी मीन्स द ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है कि हर चीज़ का, हर फिनोमिना का एक एंड डिज़ायर्ड गोल है। इसका मतलब क्या बना? अब ये है मार्कर है, ये मार्कर है ना, इसका एक टेलियोलॉजिकल एंड है। वो क्या है कि ये बोर्ड पे लिखने के काम आएगा। इसका एक डिज़ायर्ड, इसका एक एंड गोल है। सिमिलरली अब मैं आपको अगर से मान लो नेचुरल वर्ल्ड में इसका एग्जांपल दूं, एक पौधा है, पौधे का टेलियोलॉजिकल एंड क्या है कि उसको पेड़ बन जाना है। तो कोई भी चीज़ बस ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कोई भी चीज़, प्लेटो वॉज कन्विंस्ड कि कोई भी चीज़ बस ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्या? टेलियोलॉजिकल, उसका कोई डिज़ायर्ड एंड है जहाँ पर उसको पहुँचना है। सो द फिनोमिना एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ एंड इट कीप्स मूविंग टुवर्ड्स इट्स डिज़ायर्ड गोल। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा कि अब एक पौधा है, वो बस ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसका कुछ एंड पर्पस है। तो टेलियोलॉजिकल अप्रोच है इनकी। अगेन नेक्स्ट जो हम आएंगे इनकी अप्रोच पे वो है एनालॉजी। प्लेटो जो है वो एनालॉजी को बहुत यूज़ करते हैं। एनालॉजी क्या होती है? जब हम किसी को बोलते हैं कि यार ये पर्सन है ना, ही इज़ गॉट हार्ट ऑफ गोल्ड, तो ऐसा थोड़ी है कि उनके सच में सोने का दिल लगा है, पर आप सोना एज एन एनालॉजी यूज़ कर रहे हो तो बताने के लिए कि यार इस बंदे का दिल जो है बहुत अच्छा है। ऐसे ही अगर आप बोलो कि यार ही इज़ गॉट आर्म्स ऑफ स्टील, तो उसका मतलब सच में थोड़ी स्टील की आर्म्स होंगी, मतलब आप बता रहे हो कि बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं। तो इसी तरह से जो है प्लेटो के आप थ्रू आउट जब हम वर्क्स देखते हैं तो बहुत कॉमन हमें लगता है प्लेटो के अप्रोचेस में एनालिसिस यूज़ करना। सिमिलरली प्लेटो हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं। आपको एग्ज़ाम में अगर छोटा क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेथडोलॉजीज ऑफ प्लेटो, जो कि आने के बहुत कम चांसेस है, तो आप ज़्यादा इधर ही, मतलब आई वॉन्ट यू टू कॉन्सेंट्रेट हियर ओनली, बट it doesn't harm to mention a line or two about these as well. Analysis and then historical. प्लेटो हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं। उसको पढ़ के सिटी स्टेट एथेंस की कैसा समाज रहा था, कैसे सोसाइटीज़ रही थी, और उसकी भी रिफ्लेक्शन हमें उनके काम में मिलती है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लाइक डिडक्शन, कि ये नहीं है कि उन्होंने कुछ कंक्लूजन बनाए और उसके हिसाब से उन्होंने आइडियाज़ दे दिए। प्लेटो ये सब चीज़ों को, ये सब अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। तो आई होप आपको एक बेसिक सी चीज़ समझ आई कि प्लेटो की मेथडोलॉजी क्या थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि प्लेटो के मेजर आइडियाज़ क्या रहे। अब अगर हम पॉलिटिकल आइडियाज़ प्लेटो के स्टार्ट करते हैं, सो नाउ यू नो द बेसिक्स ऑफ प्लेटो, कि हाँ प्लेटो कहाँ से थे, उनके क्या मेथडोलॉजीज़ थे, कौन उनको इंस्पायर कर रहे थे। उसके बाद में ना प्लेटो के जो आइडियाज़ हैं उनको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक है उनके पॉलिटिकल आइडियाज़, एक है उनके फिलोसफिकल आइडियाज़। फिलोसफिकल आइडियाज़ मैं आपको बाद में करवाऊँगा, पहले हम पॉलिटिकल आइडियाज़ पर डिस्कशन करते हैं। पॉलिटिकल आइडियाज़ पर डिस्कशन करने के लिए एक चीज़ मैं आपसे अदरवाइज़ पूछता हूँ कि करप्शन क्या है। प्लेटो को लगता था कि यार एथेंस में ना बहुत करप्शन है, करप्शन सोसाइटल लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पर भी। करप्शन क्या है? अदरवाइज तो हम बोलते हैं सरकारी तंत्र की, अगर हम बात करें गवर्नमेंट मैकेनिज्म की, तो व्हेन अ पर्सन इज मिसयूजिंग पब्लिक ऑफिस फॉर द प्राइवेट इंटरेस्ट। बट अदरवाइज हम ये बोलते हैं कि यार करप्शन जो है वो व्यक्ति कर रहा है जिसको लग रहा है कि उसको गुड और बैड की वो नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। उनको ये नहीं पता कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो करप्शन जो है वो तो होती है जब किसी को गुड नहीं पता होता। प्लेटो या सोक्रेटिस बोलते हैं हम। गुड मतलब वर्च्यू, सही क्या है गलत क्या है। उसको अभी लग रहा है कि यार वो 500 रुपये ले लेगा अंडर द टेबल, तो वो कुछ अच्छा कर रहा है, गुड कर रहा है, कुछ उसको सेंसरी वर्ल्ड में शायद लगेगा कि कुछ बेनिफिट हो रहा है उसका, क्योंकि उसको ये इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि बेनिफिट होता क्या है, गुड होता क्या है। तो वर्च्यू क्या है ये लोगों को पता नहीं है। वर्च्यू पता कैसे लगेगा फिर? तो ये बोलते हैं वो पता लगेगा नॉलेज से। चलो नॉलेज कैसे आएगी, कहाँ से आएगी? बोलते हैं सोल से।
हर पर्सन के अंदर सोल है। सोल से मतलब नॉट नेसेसरली वैसे वाली आत्मा जैसे हम देखते हैं। सोल का मतलब यहाँ पर माइंड भी है, यहाँ पर एक अदरवाइज एक और आप लगा लो कि एक आइडिया वहाँ से आएगी। अब एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इस सोल तक कैसे पहुँचूँ, उसके लिए है रीज़न, लॉजिक, माइंड, इसके थ्रू। तो इन अदर वर्ड्स इनका कहना ये है कि सही नॉलेज या सही आइडिया तो वही आइडिया है जो आप रीज़न और लॉजिक के थ्रू लेते हो। जो आप सेंसरी वर्ड्स के थ्रू लेते हो, जो सामने से आप आइडियाज़ लेते हो, वो तो आपको इल्यूजनरी आइडियाज़ हैं। तो थोड़ा सा फिलोसफिकल आइडिया की बात कर रहे हैं, ना कि मैटर की बात कर रहे हैं। चलो एनीवेज, तो अब हम आते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर। सबसे पहली जो इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो है फिलॉसफी ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस। जस्टिस से इनका ये मतलब नहीं है कि मैं कोर्ट में गया, मैंने बोला कि सर मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को न्याय दिलवाओ, और उन्होंने कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिए। यहाँ पर जस्टिस का मतलब है सोसाइटल जस्टिस। कोई ऐसा जस्टिस फॉर प्लेटो इज लाइक अ बॉन्ड विच होल्ड्स द सोसाइटी टुगेदर। समाज कैसे बना होना चाहिए, इसके लिए प्लेटो एक चीज़ बोलते हैं, कहते हैं कि यार देखो, अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखें, ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको, उनकी अगर हम सोल को देखें, एक पर्सनैलिटी को देखें, तो वी कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन अ टिपिकल ह्यूमन सोल। पहला क्या है? रीजन। दूसरा क्या है? करेज। तीसरा क्या है? एपेटाइट। एपेटाइट मतलब डिज़ायर्स। रीज़न आपको पता है कि उसका मतलब क्या, रीज़न का मतलब लॉजिक, दिमाग एंड सो ऑन। एंड करेज का मतलब क्या है? पावर। ऑक्सिलरी क्लास में जो यूज़ होती है, सोल्जर क्लास जो यूज़ करती है। तो ये बोलते हैं कि यार एक ह्यूमन बीइंग में ये 3 चीज़ें हैं। नाउ अगर मैं इसी चीज़ को सोसाइटल लेवल पर ले जाऊँ, वो लोग जिनमें रीज़न है उनको ये बोल रहे हैं मैन ऑफ गोल्ड। वो लोग जिनमें करेज है उनको ये बोल रहे हैं मैन ऑफ सिल्वर। और जिनमें एपेटाइट है ज़्यादा, वो उनको बोल रहे हैं मैन ऑफ कॉपर। 3 तरह के लोग हैं। नाउ अगर मैन ऑफ रीज़न ये है रूलिंग क्लास, ये वो हैं जो चला रहे हैं दुनिया को, देश को, जिनमें रीज़न डोमिनेट करता है। जिनमें करेज डोमिनेट करती है ये है ऑक्सिलरी क्लास, सोल्जर क्लास। और जिनमें एपेटाइट रूल करता है, डिज़ायर रूल करती है, वो है प्रोड्यूसिंग क्लास। तो अगर हम इस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और जिसमें रीज़न है वो पॉलिटिक्स करते हैं, जिनमें करेज है और रीजनेबल अमाउंट ऑफ रीज़न भी है, ये चीज़ डोमिनेट कर रही है, दैट डज नॉट मीन कि बाकी चीज़ें है ही नहीं है। जिनमें करेज डोमिनेट कर रही है वो क्या कर रहे हैं? दे आर सर्विंग एज द सोल्जर क्लास। एंड जिनमें पैशन, एपेटाइट ये चीज़ डोमिनेट कर रही है, वो क्या कर रहे हैं? वो प्रोडक्शन देख रहे हैं। अगर इस 3 तरीके से हम सोसाइटी को बना दें तो एक तरह से क्या हो गया? ऑक्यूपेशनल जस्टिस हो गया। जो काम करने के लिए बना था वो वही काम इवेंचुअली कर रहा है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया टेलियोलॉजिकल मेथड जो मैंने डिस्कस किया था। प्लेटो के हिसाब से ये पर्सन जो है जिसमें रीज़न डोमिनेट कर रहा है, ये तुम्हारी गाड़ियाँ धोने के लिए नहीं बना, ये तुम्हारे मतलब ऑफकोर्स गाड़ियाँ तो नहीं थी तब, मतलब ये तुम्हारे लिए प्रोडक्शन करने के लिए नहीं बना, ये बना है देश चलाने के लिए, रीज़न के लिए बना है, दिमाग से काम करता है। ये जिसमें पावर है ये किस चीज़ के लिए बना है? डिफेंस के लिए। एंड जिसमें प्रोडक्शन ही करने के लायक है, जो लेबर वर्क कर सकता है, उन सब के लिए ये है प्रोडक्शन क्लास है। तो सोसाइटी में डिवीज़न ऑफ लेबर हो, स्पेशलाइजेशन हो और एफिशिएंसी हो। सोसाइटी में डिवीज़न ऑफ लेबर हो, स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी हो, वो सोसाइटी जिसमें सब कुछ है, ये चीज़ इंटैक्ट है, उसको वो क्या बोल रहे हैं? ये जस्ट सोसाइटी है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इनको ही तो लग रहा है ना प्लेटो को कि यार जब सोसाइटी में वो लोग बैठे होते हैं, सरकार चला रहे होते हैं, जिनमें दिमाग ही नहीं है, तो आप वॉर्स भी हारते हो और आप सोक्रेटिस जैसे महान लोगों को
वो जहर भी देते हो। वही अगर रीजनेबल लोग होते, दिमाग वाले लोग होते, वो सुन पाते, समझ पाते, करप्शन भी ना करते, वो नेपोटिज्म भी ना करते, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स भी ना होती सोसाइटी में, और ओवरऑल जो है एथेंस बहुत आगे जाता। बेसिकली उनका मतलब क्या है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर हम वो करें, फॉलो करें, प्लेटो का पर्पस क्या है? प्लेटो का पर्पस है एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना। ठीक, आइडियल स्टेट कौन सी है? आइडियल स्टेट वो है अकॉर्डिंग टू प्लेटो जिसमें जस्टिस होता है। अब जस्टिस कैसे होता है? ये बोलते हैं कि जब स्पेशलाइजेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर है। जैसे मैं एक बार सुब्रमण्यम स्वामी जो थे ना, अब है मतलब बीजेपी में वो भी हैं, एमपी भी रहे हैं, वो बोल रहे थे, मतलब अगेन आई डोंट लाइक सपोर्ट दिस आर्गुमेंट, आई एम जस्ट गिविंग की वन ऑफ द आर्गुमेंट्स। उन्होंने बोला कि जो पुराने टाइमों में जो कास्ट सिस्टम था इंडिया में, ब्राह्मण्स एंड वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, तो बोल रहे थे अकॉर्डिंग टू सुब्रमण्यम स्वामी, वो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण वो हो गए जिनके पास में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, एजुकेशन, टेम्पल्स का कंट्रोल है, इनके पास में डिफेंस का कंट्रोल है, इनके पास में बिजनेस का कंट्रोल है, और इनके पास में प्रोडक्शन का कंट्रोल है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू सुब्रमण्यम स्वामी, ब्राह्मण्स के पास डिफेंस नहीं है, बिजनेस नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। क्षत्रियों के पास यूनिवर्सिटीज़, रिलीजन, ये नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बिजनेस नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। वैश्य के पास ये तीन चीज़ें नहीं है। शूद्र के पास प्रोडक्शन है, बिजनेस नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है, डिफेंस नहीं है, और एजुकेशन नहीं है। तो दैट वाज वन ऑफ द वेज टू इंश्योर द बैलेंस अमंग डिफरेंट दिस आइडियाज़। सो मतलब या इट्स वन ऑफ द वेज टू लुक एट इट। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस थिंग, प्लेटो चाहते हैं आइडियल स्टेट बनाना, तो बोलते हैं आइडियल कौन सी स्टेट होगी? जहाँ पे जस्टिस होगा। जस्टिस कहाँ पे होगा? किसको बोल रहे हैं वो बोलते हैं उसको मैं जस्टिस बोलूँगा जहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर है, स्पेशलाइजेशन है, ह्यूमन बीइंग अपना टेलियोलॉजिकल एंड मीट कर पा रहा है, वो जस्टिस है। जहाँ पर वो व्यक्ति जो लॉ बनाने के लिए बना था वो लॉ बना रहा है, वो व्यक्ति जो सड़क साफ़ करने के लिए बना था वो सड़क साफ़ कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा ना इसमें वो भी लग सकता है, एलिटिस्ट बात भी लग सकती है कि यार हाउ कैन यू से कि कोई व्यक्ति सड़क बनाने के लिए ही बना है और कोई लॉ बनाने के लिए बना है। वो कहते हैं मैं बता रहा हूँ। तो अब हमें कैसे पता लगेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही आता है कि हाउ विल वी गेट टू नो कि कौन क्या करने के लिए बना है इंडिविजुअल्स में? तो बोलते हैं कि उसके लिए हिज न्यू आइडिया, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। आई होप आपको थ्योरी ऑफ जस्टिस समझ आ गई। तो जस्टिस से इनका क्या मतलब है? ऑक्यूपेशनल जस्टिस, नॉट द जस्टिस आपका जो नॉर्मल सेंस में आप समझते हैं, ऑक्यूपेशनल जस्टिस। आपने देखा होगा बहुत बार कि कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा एजुकेशन होती है, येट दे आर डूइंग जॉब्स दैट दे आर नॉट मेंट फॉर। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल आर वेरी अनहैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग इज बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग दैट दे आर नॉट मेंट फॉर। ना उनके वो टेम्परामेंट से मैच करता है, ना उनकी स्किल सेट से मैच करता है। तो उनको लग रहा है प्लेटो को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उस इंडिविजुअल के लिए भी सही नहीं है, और प्राइवेट बंदे के लिए तो सही है ही नहीं है, पब्लिक के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है जो मेरा थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इट एम्स एट द हाईएस्ट गुड ऑफ द इंडिविजुअल। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने के लिए बने थे, मान लो आप उनसे कुछ और करवाने लग जाते, तो वो उस सचिन तेंदुलकर के लिए तो खराब है ही है, और पूरी सोसाइटी के लिए भी खराब है कि आपको इतना ज़बरदस्त क्रिकेटर ना मिलता। फिर उनको ये भी लग रहा है कि बिकॉज 3 क्लासेस हेयर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, प्रोड्यूसिंग क्लास अपनी सेफ्टी के लिए ऑक्सिलरी क्लास पे डिपेंडेंट है, सोल्जर क्लास पे, और लॉज बनाने के लिए रूलिंग क्लास पे डिपेंडेंट है। रूलिंग क्लास प्रोडक्शन के लिए 3rd स्टेज पे डिपेंडेंट है, तीसरी क्लास पे। तो इसी तरह से 3 क्लासेस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड देयर इज दिस यूनियन, हारमोनियस यूनियन हो जाएगी ऑफ क्लासेस। उनको लगता है कि मेरी थ्योरी से जो मैं बोल रहा हूँ, इससे एक बॉन्ड डेवलप होगा बिटवीन इंडिविजुअल, क्लासेस एंड स्टेट्स। ये सब एक फ्रेम में आ जाएंगी, एकदम सही हो जाएगा। अब हमें पता कैसे लगेगा सर? वो बोलते हैं उसके लिए मैं आपको स्कीम ऑफ एजुकेशन दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ये बहुत सही है। इसमें वो क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि यार बच्चे को ले आओ और फिर 18 साल में उसको बोलो कि तेरी ग्रेजुएशन होगी, जाओ भैया आप जॉब ढूंढो। ये देते हैं 3 लेवल्स ऑफ एजुकेशन। पहली लेवल है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन।
प्लेटो के हिसाब से एजुकेशन तो ख़त्म ही नहीं हो रही। एलिमेंट्री एजुकेशन कब तक चलती है? 20 ईयर्स तक। 20 ईयर्स एंड इट कल्मिनेट्स इन द बिगिनिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस। क्या होता है? कहते हैं कि 20 साल तक सबको पढ़ाओ, सबको म्यूज़िक पढ़ाओ, सबको जिम्नास्टिक्स करवाओ, सबको बेसिक जो एजुकेशन देनी है वो सारी दो। 20 साल तक, 20 ईयर्स तक ये करवाने के बाद में देन कल्मिनेटिंग इनटू मिलिट्री सर्विस। इसके बाद में आप क्या करो? टेस्ट लो। वो लोग जो टेस्ट में पास हो जाएं उनको आप ले जाओ हायर एजुकेशन में। जिनकी कंपार्टमेंट आ गई वो बस फेल, जो फेल हो गए वो फेल। अब जो एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद 20 साल बाद जो पीछे रह गए वो कौन बन गए? प्रोडक्शन क्लास, प्रोड्यूसिंग क्लास। अब आप क्या करें? ये बोलते हैं कि आप हायर एजुकेशन में इनको लेके जाएं, इनको हायर डोज ऑफ जिम्नेजियम, हायर डोज ऑफ म्यूजिक, ग्रेटर डोज ऑफ मतलब ऑल दी अदर एजुकेशन जो आपने देनी है, लॉजिक सिखाना है, जो इनको जो भी आपको इनको मैथ्स करवाना है वो सब आप करवाएं 35 ईयर्स तक। अगेन अब यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है एजुकेशन। वो जो आगे और पढ़ रहे हैं, जो और आगे जा रहे हैं, उनको आप दे रहे हो एक मतलब 50 ईयर्स तक प्रैक्टिकल इन नेचर काइंड ऑफ एजुकेशन। ठीक, तो ये हो गया। और उसके बाद में प्रैक्टिकल एजुकेशन, ये चलती है 50 साल तक। अब जो लोग यहाँ तक पहुँच गए, जो ये वाले हैं, ये कौन है आपके? ये रूलिंग क्लास बनी। प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन में ये होगी रूलिंग क्लास। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत लेवल का, हाई लेवल का लॉजिक समझ लिया है, हाई लेवल का एथिक्स समझ लिया है, हाई लेवल के इनके मॉरल वैल्यूज़ हैं, रीज़न बहुत है इनमें, मैथ्स बहुत आता है इनको, फ़िलासफ़ी बहुत आती है, जिम्नेजियम बहुत आता है इनको, स्ट्रॉन्ग बहुत है ये, म्यूज़िक बहुत आता है। म्यूज़िक पाइथागोरस से लेकर और प्लेटो तक ये सब मानते थे कि म्यूज़िक से आपको बहुत फ़ायदा होता है। म्यूज़िक बहुत आता है, जिम्नास्टिक बहुत आता है। ये वो लोग हैं जो कहाँ पे बेस्ट हैं? सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसको हम बोल देते हैं ऑक्सिलरी क्लास, आर्मी बोल दो सिंपल सेंस में। तो ये प्रोडक्शन क्लास, ऑक्सिलरी क्लास और रूलिंग क्लास, ये 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। अब जो ये वाले लोग हैं ये रूल करें, जो ये वाले लोग हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो 6 साल से लेकर 20 साल तक ये करो, 20 साल से 35 साल तक ये करो, 35 से 50 में प्रैक्टिकल करवाओ। तो इस तरह से इन्होंने एजुकेशन को डिवाइड किया। अब यू मे हैव योर ओन आइडिया अबाउट हिज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। आपको पसंद भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती, बट अगर हम देखें कि एजुकेशन में कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है, पहली तो प्रॉब्लम यही है कि कितना स्टेट कंट्रोल्ड है, कि सरकार ही सारी की सारी एजुकेशन को कंट्रोल की हुई है। पर कुछ अच्छी बात भी है, जैसे कि एजुकेशन इज़ एमिंग एट अटेनिंग द फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल ओवरऑल मॉरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। उसके बाद में अगर आप एक और चीज़ देखो तो सेग्रीगेट भी कर रही है ये एजुकेशन, कि हाँ भाई ये देखो ये लोग हैं जो पढ़े नहीं हैं, ये प्रोडक्शन करेंगे। ये वो आपको ना एक चीज़ समझनी है, उस समय की अगेन सोसाइटी, उस समय ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन है जो इसी हिसाब से है और वो पढ़ा नहीं और फिर उसके बाद उसने कोई स्टार्टअप खोल दिया। उस समय अपॉर्चुनिटीज़ भी कितनी लिमिटेड रही होंगी, तो उसमें उनको लगा होगा कि यार इस पर्सन में रीज़न नहीं है, इस पर्सन में लॉजिक नहीं है, इसको आप अगर ऊपर बिठाओगे तो ये सबको परेशान ही करेगा। अगेन आई हैव मैंशनड इट अर्लियर एज वेल कि उस समय की जो सोसाइटीज़ थी वो उतनी सेंसिटिव नहीं थी जैसे आप आज एक्सपेक्ट करते हो। दे वर नॉट लाइक ओके यू आर डिसेबल सो लेट अस बिल्ड अ रैम्प फॉर यू। उस समय तो वो लोग थे जो डिसेबल्स को गांव, अपने सिटी स्टेट के बाहर जानवरों के पास छोड़ जाते थे खाने के लिए। So this scheme of education, it is aiming at preparing rulers for administration, soldiers for military and producers for the production activities. तो उस सेंस में अगर आप देखोगे तो प्लेटो की बातों में बहुत कंसिस्टेंसी है कि वो बोल रहे हैं मुझे बनाना है भाई आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट कौन सी है? जिसमें जस्टिस है। जस्टिस क्या होता है? ऑक्यूपेशनल जस्टिस। ये क्या होता है कि वो पर्सन जो जिस चीज़ के लिए बना है वो वही काम करेगा, जो उसका राइटफुल कंट्रीब्यूशन है वही उस हिसाब से चलेगा। ओके, तो ये कैसे पता लगेगा? एजुकेशन के थ्रू। अकॉर्डिंग टू प्लेटो उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया, वो बोल रहे हैं सब आके पढ़ लो। वो कौन सा? ये बोल रहे हैं कि कुछ गिने चुने लोग हैं उन्हीं को मैंने पढ़ाना है। अब पहली चीज़ तो प्लेटो को लगी
सबसे पहली चीज़ जो उनको लगी थी ना कि एथेंस में प्रॉब्लम है, वो उनको लगी थी करप्शन। करप्शन क्यों है? क्योंकि लोगों को अच्छाई क्या है इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज कहाँ से आएगी? ये बोली सोल से। कैसे आएगी? हाउ डू आई रीच माई सोल? थ्रू लॉजिक, थ्रू रीज़न। अब वो कैसे आएगा? कैसे मैं ये सीखूं लॉजिक को? कैसे मैं उसके ऊपर कैसे मैं अपनी स्ट्रेंथ बनाऊं? थ्योरी ऑफ एजुकेशन में 50 साल तक तेरे को पढ़ाया है, तेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज दी है। आज यू आर 50 एंड यू आर हाईली लॉजिकल, यू आर वेरी मॉरल एंड यू आर वन ऑफ दोज मैन जिनको अब पावर की वो नहीं है, लस्ट नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि पावर की लस्ट इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट वर्चुअस। व्हाट इज़ गुड? उसकी आपको क्लैरिटी है। तो ऑब्वियसली आप अंदर से आपका पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। तो एक तो उनको लग रहा था करप्शन प्रॉब्लम है। दूसरी उनको एक और चीज़ लगती थी कि रूलिंग क्लास में एक और प्रॉब्लम भी है, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी किस चीज़ की? कि यार मेरे बच्चों का क्या होगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे मॉडर्न डे में मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, अपर क्लास फैमिलीज़ होती हैं, या उनकी मेन प्रॉब्लम ये होती है कि यार मेरे बच्चों का क्या होगा। जो बिल्कुल खुद ही सड़क पे सो रहा है, उसको क्या टेंशन है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। उसको पता है कि यार जहाँ जो मेरा होगा वो इसका होगा। यू अंडरस्टैंड? तो दूसरा उनको लग रहा है कि यार नेपोटिज्म भी प्रॉब्लम है। इससे भी क्या होता है कि जो रूलिंग क्लास है वो सही से नहीं चलती। तो इसके लिए मैं क्या करूं? वो आइडिया देते हैं, वो बोलते हैं कि सुनो भाई ध्यान से। वो बोलते हैं कि आपने 3 पार्ट्स में तो डिवाइड कर ही दिया, प्रोड्यूसिंग क्लास और ये जो सोल्जर्स वाली क्लास है, सेफ्टी, ये अपना मिलिट्री क्लास, एंड थर्ड हो गई रूलिंग क्लास। ये बोलते हैं इन दोनों के लिए अब मैं 2 चीज़ें और बोलना चाहता हूँ। क्या? इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। दे आर नॉट अलाउड टू हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी। नाउ अगेन आप देख सकते हो ओरिजिन ऑफ कम्युनिज्म, अगर हम मॉडर्न डे में बात करें, और जैसे चाइना की हम बात करते हैं आज के डेट में, यूएसएसआर की बात करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सरकार की होगी प्रॉपर्टी, इनको अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़, लेकिन एक लेवल और आगे जाते हैं, ये बोलते हैं कि इन लोगों की प्राइवेट वाइफ्स भी नहीं होंगी। किसी की कोई प्राइवेट वाइफ नहीं है, इनमें से किसी के कोई प्राइवेट हस्बैंड नहीं है। तो फिर क्या बोलते कि ये वाली क्लास के आपके पास बंदे हैं, एजुकेशन में वो मेन और वुमेन दोनों को काउंट कर रहे हैं, माइंड यू। वो ये नहीं बोल रहे कि 6 से लेकर 20 साल के सिर्फ लड़कों को उठा लो, लड़के लड़कियां ऑफ बोथ सेक्सेस ही सेज कि वो दोनों को आप पढ़ाओ। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करो, नीली नीली आंखों वाले, ज़बरदस्त बॉडी वाले और एक बहुत सुंदर बड़े अच्छे खासी हेल्दी लेडी को उठाओ, बंदे को उठाओ, बहुत स्मार्ट पर्सन को उठाओ, लॉजिक है जिसमें सब कुछ, इनके बच्चे पैदा करा दो। उस बच्चे को समाज जो है, जो 5,000 लोगों के जो देश है, वो बड़ा करेगा। किसी की कोई प्राइवेट वाइफ नहीं है, तो जब किसी का कोई प्राइवेट बच्चा ही नहीं होगा तो क्या होगा? कोई किसी के लिए जोड़ेगा ही नहीं। जब आपको पता ही नहीं कि इनमें से मेरे वाला कौन सा है, तो आप किसके लिए प्रॉपर्टी जोड़ोगे अकॉर्डिंग टू प्लेटो? एक और चीज़ भी है, अभी जैसे हम एटलीस्ट अपने जीवन के, अपनी लाइफ के पहले 8-10 साल में वी लर्न मोस्ट ऑफ द थिंग्स थ्रू आवर फैमिली। हमारी फैमिली में जिस लैंग्वेज में बात होती है, हमारी फैमिलीज़ में जो किसी के पास स्किल सेट होता है, और मॉडर्न डे एजुकेशन जैसी हमारी आजकल है, इसको अगर हटा दें फिर तो बिल्कुल ही ऐसा था कि अगर घर में किसी को लोहे का काम आता है तो बच्चे को ऑटोमेटिकली लोहे का काम आता है, किसी को अगर कोई डॉक्टर है तो बच्चा ऑटोमेटिकली डॉक्टर है। तो आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड टू दैट इकोसिस्टम है। तो प्लेटो को लग रहा है कि अगर पूरी सोसाइटी किसी बच्चे को बड़ा कर रही है, किसी से वो जिम्नास्टिक सीख रहा है, किसी उसको लग रहा है कि यार ये वाले पापा ने जिम्नास्टिक सिखा दिया, ये वाली मम्मी ने म्यूज़िक सिखा दिया, ये वाले अंकल ने ये वाली लैंग्वेज सिखा दी, ये वाली आंटी ने पढ़ना सिखा दिया। खैर अंकल आंटी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, सिर्फ पापा मम्मी रहेंगे। आई नो इट मस्ट बी साउंडिंग वेरी रेडिकल एंड रेडिकुलस टू यू। आप मानो ना मानो, बच्चों का कम्युनिज्म, वाइफ का कम्युनिज्म हुआ ना हुआ हो, आज 2000 साल में हमने कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कम्युनिज्म तो कर ही दिया है। इफ़ यू गो टू सर्टेन सिटीज़ यू सी ओल्ड एज होम्स जहाँ पर कोई किसी का एज सच वो नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, सब लोग होते हैं वहाँ पे। एंड या एनीवेज कमिंग बैक, पॉइंट इज़ कि ये क्या बोल रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए बस आपने मेटिंग करवा दी, उससे क्या होगा? एंग्जाइटी फॉर वंस चिल्ड्रन जो रूलर्स को रहती है वो रहेगी नहीं। अब सारी की सारी सोसाइटी उन्हीं की है, पूरा का पूरा देश ही उसका है। ना रूलिंग क्लास के पास लैंड है, ना मनी है, ना फैमिलीज है।
कहाँ पे खाएं फिर ये लोग? कॉमन टेबल पे खाएंगे कहते, कॉमन टेबल पे खाओ। ये नहीं है कि यार आप घर चले गए और अपनी वाइफ को बोला कि यार ये वाले थोड़े से पैसे संभाल के रख देना अलग से, और ये मेरा बेटा, हाँ बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है पढ़ने, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। मोनोगमस सेक्सुअल रिलेशनशिप, उसको ये परमानेंट मोनोगमस सेक्सुअल रिलेशनशिप को प्लेटो आउटराइटली रिजेक्ट करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि ब्रीडिंग को तो सरकार रेगुलेट करे, ये नहीं कि जिसका मन किया जितने बच्चे उतने बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए। दैट इज ट्रू फॉर द अपर 2 क्लासेस दो। प्रोडक्शन क्लास से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको लग रहा है कि यार ये तो है ही मैन ऑफ पैशन, ये तो है ही मैन ऑफ डिज़ायर एपिटाइट, तुम बेटा करो शाबाश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे लिए बढ़िया से रूल ये बनाएंगे और तुम्हें मिलिट्री सर्विस ये प्रोवाइड करेंगे, ये दोनों करप्शन ना करें, इसके लिए मैंने सोल्यूशन निकाल दिया। बहुत रेडिकल है, बहुत ज़्यादा रेडिकल है। तो लेकिन इससे कुछ आपको एक चीज़ सही लग रही है, बच्चे को बड़ा कौन करेगा? सोसाइटी। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर कितने बच्चे हो रहे हैं, लेडीज़ के कितने बच्चे होते हैं। अभी भी इंडिया में भी अगर आप आज से 50 साल पीछे चले जाओ, कोई भी आपको नॉर्मल बोल देता है कि वो जो थे उनके 13 बच्चे हुए थे जिसमें से 9 बच्चे थे, 15 बच्चे थे, 8 भाई बहन, 7 भाई बहन, इस तरह के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर वो रेगुलेट कर रहे हैं तो जो वुमेन है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके जीवन के 15 साल तो बच्चे ही बड़े करते निकल गए। एटलीस्ट उससे अगर आप देखोगे तो नेशनलाइजेशन ऑफ फैमिली होने से, एक तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड अकॉर्डिंग टू बार्कर, एक और थिंकर है जिन्होंने प्लेटो के बारे में लिखा है, वो क्या बोलते हैं, एक तो स्टॉक बेटर होगा, सरकार रेगुलेट करेगी तो पर्सन भी जो है ना अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, स्मार्ट हो रहा है कि यार बच्चा पैदा करने को मिलेगा। क्योंकि क्या चाह रहे हो आप कि बेटर ब्रीड्स आगे जाएं, तो एक तो बेटर स्टॉक होगा, दूसरा ग्रेटर फ्रीडम फॉर वुमेन, और मेन के लिए क्या होगा, आप अपनी हाईएस्ट कैपेसिटीज़ को डेवलप करो, ठीक। तो उसके बाद में आप कंप्लीट तरीके से सोसाइटी में रहोगे, सब एक सिंगल परिवार है। प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक आइडिया है पर हाँ इसने आइडिया दिया है। तो उससे क्या होगा, अब आप देखो प्लेटो के आइडियाज से करप्शन भी जाती है और नेपोटिज्म भी जाता है, एंड देन बिंगो द सॉल्यूशन इज हियर। अब अगर कमियां निकालने चलें तो डोंट यू थिंक कि अरे काफ़ी मतलब इम्प्रैक्टिकल आइडिया है। इट इज़ वेरी डाउटफुल टू अज्यूम कि कम्युनिटीज़ ऑफ फैमिली विल ब्रिंग ग्रेटर डिग्री ऑफ यूनिटी। उनको तो लग रहा है ना कि इससे यूनिटी भी बढ़ जाएगी। अभी पर्सन जो है उसकी जो सारा ध्यान होता है अपनी फैमिली की तरफ ही होता है। आप अपने घर के टैप में वॉश बेसिन का टैप बंद करते हो, लेकिन बाहर अगर आप हो तो प्रॉब्ली आप नहीं करते। लेकिन अगर वो पूरा देश ही आपको घर जैसी फीलिंग दे रहा है तो देयर विल बी ग्रेटर यूनिटी। दूसरा, एक एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म करते हैं, वो बोलते हैं कि यार डिसऑर्डर आ जाएगा सोसाइटी में, ठीक। किसकी कौन बीवी है, किसका कौन पति है, और शादी भी पर्सन सिर्फ इसलिए थोड़ी करवाता है कि बच्चे पैदा करने के लिए। उनको लगता है कि सिर्फ यूजेनिक पर्पसेस थोड़ी हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स की कुछ अटैचमेंट नाम की कोई चीज़ होती है, कोई वो होती है, इमोशनल नीड्स होती हैं। तो उनको लग रहा है कि यार वो सब तो आपने उनको तो कोई कंसिडर ही नहीं किया। देन एरिस्टोटल ऑल्सो सेज कि अ फादर वुड हैव 1000 सन्स एंड अ सन वुड हैव 1000 फादर्स। और होगा क्या कि कॉमन चिल्ड्रन वुड टेंड टू बी निगलेक्टेड, फॉर एवरीबडीज चाइल्ड वुड बी नोबडीज बेबी। कोई ऐसे होंगे, एक बच्चा ऐसा होगा जिसको सारे बच्चे बोल रहे हैं मेरे वाला है मेरे वाला है, कोई ऐसा होगा जिसको कोई मान ही नहीं रहा और यार ऐसा वाला मेरा नहीं हो सकता, ठीक। तो ऐसा हो सकता है कि एवरीबडीज चाइल्ड इज़ नोबडीज बेबी। तो इस तरह से उनको लगा। दूसरा, वैसे भी अगर आप देखो तो इस तरह की रेगुलेटेड स्टेट कंट्रोल्ड मेटिंग एंड ब्रीडिंग, सरकार एनिमल्स की तरह नहीं जैसे बच्चे पैदा कराते जानवरों के, वैसा वाला जो है बड़ा मतलब एनिमल लाइक एग्जिस्टेंस कर देता है आपका। बहुत स्ट्रिक्ट है ये इसके आइडिया, बहुत रिजिड हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो, और उसके बाद में जो कंपेनियनशिप भी है, चलो आपको मोनोगमी नहीं पसंद, बाइगमी, पॉलीगमी, पॉलीएंड्री, कोई आइडिया तो दे दो। वो बोल रहे हैं कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इससे एक चीज़ हो जाएगी कि क्योंकि फैमिलीज़ नहीं होंगी तो उससे किसी को ही नहीं लगेगा कि मैं पैसे जोड़ के आज अपने घर में कुछ बना लूँ, प्रॉपर्टी बहुत सारी अपने बच्चों के लिए। बट मतलब या इट्स वन ऑफ द आइडियाज़। अगर आप मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन दिस, बट आई जस्ट वांट टू से कि काफ़ी आइडियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल नहीं है, काफ़ी यूटोपियन है, काफ़ी इमेजिनरी है, एंड फार अवे फ्रॉम द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ।
सो आई होप आपको थोड़ा सा आज प्लेटो के बारे में समझ आया होगा। कल की क्लास में हम प्लेटो को कंक्लूड करेंगे। मैं एक बार दोबारा बुलेट पॉइंट्स में रिवाइज करूँगा जो हमने आज किया है, सो दैट कि आपको एक दोबारा पॉइंटर फॉर्म बन जाए। आपको जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।